गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन सेमेस्टर फर्स्ट में बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स ऑसिलेशन में चैप्टर नंबर 3 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पढ़ रहे थे। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, तो कुछ केसेस अपन ने देख लिए थे। फिर इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन देख रहे थे कि यदि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कोरियोलिस बल कैसे इफेक्ट डालता है। तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो निकाल दी थी, बट ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो यदि कण को कहाँ फेंकना है, अपने पास ऊपर फेंकना है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है अपन को, जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल को कहाँ फेंकना अपन को, ऊपर की ओर। कहाँ फेंकना अपने पास, ऊपर की ओर, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना है। तो इस पर कोरियोलिस बल का या कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट कैसे आता है वो चीज़ देखी थी। तो देखो यहाँ पे अपन ने ये वाला डायग्राम लिया था इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें अपन ने लिया था कि कोई m मास का पार्टिकल था, u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर z डैश के अक्ष के अकॉर्डिंग या z डैश अक्ष था उसके अलोंग फेंका जाता है। तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट तो सबसे पहले अपन ने ओमेगा लिखा था। तो ओमेगा का जो घटक अपन पहले से लिखते आ रहे हैं वो लिखा था j डैश ओमेगा कॉस लैम्डा k डैश ओमेगा साइन लैम्डा। फिर अपन ने लिखा था पिंड पर लग रहा कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला अपन ने निकाला था Fc = माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस का v डैश। तो ये था अपने पास कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला। फिर अपन ने निकाला था इसका v डैश। तो मुझे पता है कि जो v डैश होता है वो निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ से मुझे पता है कि यदि कोई पार्टिकल स्टार्टिंग नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो इसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम पर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली थी कि इस v की वैल्यू कितनी होगी या फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो यदि पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो यहाँ पे अपन ने लिखा था गति का समीकरण होता है v डैश = u डैश प्लस का at, और मुझे पता है कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो g उसका क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो वास्तविक त्वरण होगा वो क्या होगा, g नेगेटिव में होगा। तो दोनों में u डैश की जो डायरेक्शन है वो भी कहाँ है अपने पास, k डैश के अकॉर्डिंग है, और जो a की वैल्यू है वो क्या बता रहा है यहाँ पे, g बता रहा है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को कहाँ फेंका है, z डैश अक्ष के अकॉर्डिंग, यानी k डैश के अकॉर्डिंग। तो मैं लिख सकता हूँ कि u की डायरेक्शन k डैश हो जाएगी और a की क्या हो जाएगी, k डैश g हो जाएगी, और a डैश होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये g है वो वास्तविक त्वरण को शो करता है। तो इसकी जगह क्या आ गया था, v डैश = u माइनस का gt, ये इसका अपन ने डायग्राम लिया था। नेक्स्ट केस में अपन ने देखा था कि जो Fc है कोरियोलिस फोर्स अपन ने निकाला था। तो कोरियोलिस फोर्स ये आया था 2m, ये ओमेगा था, ये v डैश था, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अपने पास Fc की वैल्यू इंपोर्टेंट जो ये निकल गई थी 2m ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस का gt, और इसकी जो डायरेक्शन आई थी वो क्या आई थी, माइनस का आई कैप। और मुझे पता है कि यदि आई कैप पूर्व डायरेक्शन में लिया है, ईस्ट में लिया है, तो जो माइनस आई कैप होगा वो कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आई थी, अपने पास पश्चिम दिशा में आई थी। इसके बाद अपन ने देखा था कि यदि ये अपना डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये कोरियोलिस फोर्स की टर्म आई थी Fc = 2m ओमेगा u माइनस का gt कॉस लैम्डा। यहाँ पे अपन ने न्यूटन सेकेंड लॉ काम में लिया था, और मुझे पता है कि Fc होता है, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इस टर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिखा था m d2x डैश बाई dt = 2m ओमेगा u माइनस gt कॉस लैम्डा। फिर मैंने क्या किया था, एक बार t के रेस्पेक्ट में क्या किया, इंटीग्रेट किया है। क्या किया मैंने, एक बार t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, dx, m से m कैंसिल आउट हो गया, dx/dt। और यदि इसकी डायरेक्शन आप लेते हो तो ये डायरेक्शन क्या चलेगी अपने पास, माइनस में चलेगी। क्यों, क्योंकि Fc की वैल्यू भी क्या है अपने पास, माइनस में। तो यदि मैं डायरेक्शन यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, माइनस का आई कैप। तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो इसको आप माइनस में लिख सकते हो, और यदि प्लस में लिखते हो तो लास्ट में जाके अपन डायरेक्शन के बेस पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ पे कैसे भी कर सकते हो माइनस, चाहे आप पहले लगाओ या लास्ट में रिजल्ट में लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, dx डैश अपॉन में dt हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी, यहाँ मैंने क्या किया, ut माइनस का gt, यानी एक बार क्या किया, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट हो गया, t का t² 2 हो गया, कॉस लैम्डा c1 ऐसे का ऐसे। c1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे अपन ने लिया कि जब इनिशियल पोजीशन पर जब इसका टाइम 0 था, टाइम 0 होने पर उसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, x डैश पे कितना होगा, 0, और x डैश यदि 0 है तो dx डैश अपॉन में dt भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ गई थी, 0, तो अपने पास ये वाली टर्म आई थी। ठीक है, यदि मैं t के रेस्पेक्ट में एक बार और इंटीग्रेट करूँ, क्या करूँ, एक बार और इंटीग्रेट करूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m, ये भी किस में आएगा, माइनस में 2 ओमेगा ut माइनस का gt² 2 था, तो ये हो जाएगा t²/2, ये हो जाएगा t³/3। तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा अपने पास, तो वो इंटीग्रेट अपन ने यहाँ पे काम में लिया है।
ये था डी एक्स डैश बाई डी टी, ये वाली टर्म थी। टी के रेस्पेक्ट में क्या किया मैंने, एक बार वापस समाकलन किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा यू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का जी टी क्यूब बाई 6 कॉस लैम्बडा प्लस दूसरा इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आ गया C2। अब मुझे पता है कि C2 की भी वैल्यू ही वैसे निकालेंगे जैसे अपन ने पहले निकाली थी, तो वो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 है, एक्स डैश इज इक्वल टू 0 है, तो C2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। फिर मैं यदि एक्स डैश अपने पास जो भी वैल्यू आई 2 ओमेगा यू टी स्क्वायर माइनस जी टी क्यूब, तो यहाँ से मैंने 2 बार ले लिया, क्या बार ले लिया 2 बार ले लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स डैश इज इक्वल टू ओमेगा जी। यहाँ से मैंने देखो जी भी क्या लिया है, ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, तो u बाई जी ये क्या हो जाएगा u बाई जी 2 बार आ गया था, तो ये क्या हो जाएगा u टी स्क्वायर बाई जी माइनस का टी क्यूब बाई 3 और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्बडा जी कहाँ आ गया 12 आ गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मुझे क्या करनी है, इस t की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इस t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, गति के फर्स्ट समीकरण से, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से मैंने क्या किया है t की वैल्यू निकाली है। गति का प्रथम समीकरण काम में लिया है, वी डैश इक्वल टू यू डैश प्लस ए टी काम में लिया है। मुझे पता है कि ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का जी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता है कि यदि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 0 ले ली, तो 0 इज इक्वल टू यू डैश प्लस का क्या हो गया था ए टी हो गया था। फिर में अपन ने यू डैश था, तो यू डैश की जगह अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो टर्म आ रही थी तो यू डैश इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म थी, देखो ये भी किस में आएगी अपने पास माइनस में आएगी, वो माइनस आगे से आगे चलता ही रहेगा जो अपन पहले से लिखते हैं। ये वाला जो माइनस था जो अपन लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो ये माइनस हर जगह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस आप चाहो तो लगा लेना, नहीं तो लास्ट में रिजल्ट में लगाना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश। अब इसके बाद अपन ने किया था टी की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे देखो टी की यू डैश इज इक्वल टू क्या आता है ए टी आता है, तो ये क्या हो गया ये, और यहाँ से जो टी की वैल्यू आई वो क्या आई यू डैश बाय जी आ गई। तो मैंने ये वैल्यू कहाँ रखी, मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी, ओमेगा जी था, जी 12 आ गया था, तो यू डैश ऐसे का ऐसे बाय जी ऐसे का ऐसे, टी स्क्वायर था तो यू डैश अपॉन में क्या हो गया जी स्क्वायर हो गया, जो वैल्यू रखी वो वैल्यू रख दी, तो यू डैश क्यूब बाय अपॉन में जी क्यूब, और साथ में क्या था कॉस लैम्बडा। यहाँ भी क्या चल रहा था अपने पास माइनस चल रहा था, तो ओमेगा जी इज इक्वल टू देखो यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब, यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब, साथ में क्या है कॉस लैम्बडा, यू डैश बाई जी क्यूब बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा अपने पास 2/3। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया 2/3 ओमेगा जी यू डैश क्यूब जी क्यूब कॉस लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डैश। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से यू डैश की वैल्यू निकाली, कहाँ से कि अपने पास यदि कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो इसकी यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से मैंने निकाला कि इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2as। एस यहाँ पे मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, तो वो हाइट कोई पार्टिकल h हाइट तक जाता है फिर वापस क्या होता है नीचे आता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि s की जगह मैंने क्या कर दिया h, a की जगह माइनस जी और 2 ऐसे का ऐसे, u था वो u ऐसे का ऐसे। तो u की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2gh और इसका स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट में 2gh। यदि इसकी क्यूब निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब जो वैल्यू थी अपने पास वो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी वो वैल्यू किस में थी माइनस में थी, किस में थी माइनस में। तो एक्स डैश इज इक्वल टू 2/3 ओमेगा जी, जी यू के कॉस लैम्बडा था, जी से देखो 2/3 ऐसे का ऐसे, ओमेगा ऐसे, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ 2gh और 2gh 1/2 की टर्म में लिख सकता हूँ, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और 2 4, ओमेगा ऐसे का ऐसे, h इसके साथ आ गया, और जो g था अब g नीचे एक ही रह गया, तो इसको मैं यदि इसके रूट के अंदर ले जाऊँ तो वो क्या बनेगा जी स्क्वायर बनेगा, और एक जी से एक जी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया -4/3 ओमेगा h रूट 2/h जी कॉस लैम्बडा। तो इतना अपन कर चुके थे कल वाली क्लास में, मैंने वापस इसको एक्सप्लेन कर दिया एक बार। अब इसके आगे करना है, आगे क्या करना है, यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल ऊपर गया है, क्या किया है यदि कोई पार्टिकल ऊपर गया है, तो यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल को ऊपर जाने में लगने वाला समय, यदि पार्टिकल ऊपर गया है, क्या लिख सकता हूँ मैं, यदि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यदि कोई कण ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय, और मुझे पता है कि यदि कोई पार्टिकल ऊपर गया है तो उसकी वैल्यू कितनी आई है अपने पास टी डैश इज इक्वल टू यू डैश अपॉन में जी आया है। क्लियर। यदि कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसमें इतना टाइम लगता है,
अब मैं कहता हूँ कि यदि मैंने कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंका तो क्या वो पार्टिकल नीचे भी आएगा वापस? बिल्कुल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो पार्टिकल ऊपर फेंका है कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद कहाँ आएगा? नीचे आएगा। यदि वो पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तभी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा कि यदि मैंने यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका, वो इस टाइप से गया, यहाँ तक गया, ये कोई मैंने पॉइंट दे दिया ए, ये इसकी क्या है? मैक्सिमम हाइट है, यानी ये अपने पास क्या है? इसका मैक्सिमम हाइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाला समय कितना? यू डैश अपॉन में जी। कितना समय लगा? यू डैश बाई जी। अब मैं कहता हूँ कि ये पार्टिकल ऊपर गया है और वापस नीचे भी आएगा, तो नीचे आने में भी उसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम उसको क्या होगा? नीचे आने में भी लगेगा, क्योंकि वो वास्तविक त्वरण से ही गया था और वास्तविक त्वरण से ही नीचे आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो टाइम है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम वापस क्या आएगा? नीचे आने में लगेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस टी डैश की जगह अब मैं क्या काम में ले लूँ? क्या मैं ये वाली टर्म काम में ले लूँ? क्या 2u डैश अपॉन में जी ले सकता हूँ कि यदि जितना पार्टिकल ऊपर गया है, ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें जो लगने वाला टोटल टाइम है वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टी डैश इज इक्वल टू 2u डैश अपॉन में जी। अब ये वाली जो इक्वेशन निकाली, ये एक तरीके से बताता हो तो क्या है? विस्थापन बताता है। यदि ये माइनस चल रहा है तो माइनस कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन के बेस पे चल रहा है, तो वो डायरेक्शन क्या थी अपने पास? माइनस का आई कैप, यानी अपन को पहले डायरेक्शन के बेस पे पता लग गया था कि इसका जो विस्थापन होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, और पश्चिम दिशा में होगा और इतना होगा। अब यदि मैं कहता हूँ पार्टिकल नीचे आता है, ऊपर जाके नीचे आता है, तो उसमें लगने वाला विस्थापन कितना? तो इससे जो पहले वाला केस लिया था, इससे जो पहले वाला केस था, उसमें पार्टिकल को ऊपर से केवल नीचे फेंका था, नीचे से ऊपर वापस नहीं गया था, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं लिया था। अब यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ऊपर वो रहेगा नहीं, कुछ टाइम बाद वापस वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाली टर्म है, जो अपन ने टी डैश यू डैश बाई जी काम में लिया था, अब मुझे वो क्या काम में लेना है? टी डैश इज इक्वल टू 2u डैश अपॉन में जी। यानी जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना का उतना टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, इसलिए वो 2 से क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है अपने पास? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर की ओर फेंके गए पिंड को पृथ्वी के धरातल पर वापस लौटने पर कोरियोलिस बल के कारण कुल विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी तक अपन ने जो विस्थापन निकाला है वो विस्थापन केवल उसका है जब पार्टिकल नीचे से ऊपर तक पहुंचा है। जब वो पार्टिकल नीचे से ऊपर तक एक मैक्सिमम हाइट तक गया है, तो कोरियोलिस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो ऊपर जाते जाते कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो बता रहा है अपने पास जो पहले फॉर्मूला निकाला ये वाला। अब मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो उसका टोटल विस्थापन कितना? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो कोरियोलिस बल के कारण कुल विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है यदि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर पृथ्वी तक वापस आने में लगा कुल समय टी डैश है, और टी इज इक्वल टू क्या है? टी डैश, यानी जो पहले टाइम लगा था वो का वो टाइम वापस लगना है। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। 0 का मतलब है कि अपने पास यदि दोनों का टाइम, पार्टिकल जितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट, जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस वो नीचे आएगा, उसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो कितना होना चाहिए? 0। तो ये तो एक तरीके से कोई इम्पोर्टेंट नोट करके आप काम में ले सकते हो, बट इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा ऊपर गया और नीचे आने में वो कितना हुआ, तो उसको अपन वेरी कराएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि उसका जो विस्थापन होगा वो कैसे निकाले। तो देखो अपने पास जो फॉर्मूला था उसमें क्या था अपने पास? मेरे को टाइम में क्या, देखो ये वाली इक्वेशन काम में लेनी है। यहाँ से देखो अपने पास जहाँ पे टी की वैल्यू रखी थी वो वैल्यू वापस काम में लेनी है, यानी ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी अपने पास? ये वाली, ये माइनस में था, यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू रखी थी, यानी ये वाली इक्वेशन मुझे काम में लेनी है। तो ये वाली इक्वेशन क्या है? माइनस का ओमेगा जी यू डैश बाई टी स्क्वायर अपॉन में जी माइनस का टी क्यूब बाई 3 और क्या था? कॉस लैम्डा। तो इस इक्वेशन को मैं वहाँ पे क्या लेता हूँ? काम में लेता हूँ। तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस का ओमेगा जी, क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास क्या? माइनस का ओमेगा जी। तो एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा जी, साथ में क्या हो जाएगा? यू डैश टी स्क्वायर अपॉन में जी माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास? यू डैश टी क्यूब, और अपॉन में क्या हो जाएगा? साथ में क्या हो जाएगा? कॉस लैम्डा। देखो ये वाली इक्वेशन थी क्या? ये वाली इक्वेशन माइनस ओमेगा जी यू डैश बाई जी टी स्क्वायर और टी क्यूब बाई 3 लेना है, ठीक है, और साथ में क्या लेना है? कॉस लैम्डा। तो यू डैश बाई जी टी स्क्वायर और टी क्यूब बाई 3।
तो यहाँ पे ये यू डैश नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब अपॉन में 3, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, टी क्यूब बाई जी नहीं 3। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो अपन ने वहाँ से यूज़ की है। अब जहाँ पर अपन ने टी डैश की वैल्यू यू डैश बाई जी रखी थी, अब मुझे ये वाली वैल्यू कितनी रखनी है 2 यू डैश बाई जी। तो मुझे पता है कि ये जो t है, ये t कितना आ जाएगा अपने पास 2 यू डैश अपॉन में कितना हो जाएगा g हो जाएगा। तो ये x डैश की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी माइनस का ओमेगा जी, कितना हो जाएगा माइनस का ओमेगा जी। यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो देखो यू डैश अपॉन में g, तो ऐसे का ऐसे ये कितना हो जाएगा 2 यू डैश अपॉन में g, और इसका क्या होना है क्यूब, ये स्क्वायर था, क्या था अपने पास स्क्वायर था, तो ये वाली टर्म क्या बताएगा यहाँ पे स्क्वायर बता देगा। माइनस का कितना हो जाएगा टी क्यूब है, तो टी क्यूब क्या कितना हो जाएगा 8 यू डैश क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा जी क्यूब, ठीक है। और साथ में क्या था अपने पास कॉस लैम्डा जो था वो था ही। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस, तो ऐसे का ऐसे ओमेगा जी ऐसे का ऐसे। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, तो ये वाली टर्म क्या बनी यू डैश क्यूब 2 यू डैश क्यूब अपॉन में क्या हो गया जी क्यूब हो गया, माइनस का कितना हो गया 8 यू डैश क्यूब अपॉन में कितना हो गया जी क्यूब हो गया, और साथ में क्या हो गया अपने पास कॉस लैम्डा हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो वाली टर्म थी एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी, तो ये कितना हो गया अपने पास माइनस का ओमेगा जी। अब इसमें देखो ये वाली जो टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, पहले तो आप क्या कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, कितना कॉमन ले सकते हो 2, तो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक साथ में क्या आ सकता है यू डैश अपॉन में क्या आ सकता है जी क्यूब आ सकता है, तो ये ले लिया। यहाँ पे कितनी टर्म बची 2 आ गया तो 1 बचा, माइनस का कितना बचा 2 आ गया तो 4 बचा, और अपॉन में जो 3 चल रहा था वो 3 भी साथ में लिखना है, ये 1 अपॉन में 3 साथ में था तो ये 1 अपॉन में 3, यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3, क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन में 3। तो एक तरीके से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया, यू डैश बाई जी क्यूब बाहर ले लिया, और यहाँ पे कितना था अपने पास ये क्यूब करना था तो क्यूब 8 हो गया, यू डैश बाई जी क्यूब हो गया, और 3 ऐसे का ऐसे है, तो ये मैंने क्या कर दिया 3 ऐसे का ऐसे रख दिया, तो ये कितना हो गया अपने पास 1 माइनस 4 बाई 3 और 3 माइनस 4। तो ये वाली टर्म कुछ चेंज कैसे आ रही है भाई, ये वाली टर्म कुछ चेंज नहीं आनी चाहिए अपने पास, जो वैल्यू है वो आनी चाहिए यहाँ। अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पे ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे देखो अपन ने मिस्टेक कर ली, ये जो वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगा 4 यू डैश क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा जी क्यूब, और यदि मैं यहाँ से 4 बार लेता हूँ, क्या बार लेता हूँ यहाँ से मैं 4 बार लेता हूँ, देखो यहाँ से यदि मैं क्या बार लेता हूँ एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी, और यहाँ पे मैं क्या वैल्यू बार ले लेता हूँ 4, क्या बार ले लेता हूँ 4, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास माइनस का ओमेगा जी, और यदि मैंने 4 बार ले लिया तो 4 यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब बार आ गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस का 2/3, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लैम्डा, 4 बार आ गया यानी ये 4 और ये क्या रह गया 8। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी 4 ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे यू डैश क्यूब है अपॉन में जी क्यूब है, तो ये ऐसे का ऐसे 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3, यानी ये क्या हो जाएगा 4/3, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा। क्लियर। अब आगे क्या करना है, आगे देखो ये तो मैंने टी डैश की वैल्यू रखी कि पार्टिकल ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो इतना टाइम लगेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, टोटल जाएगा और वापस नीचे आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। अब मैं बात कर सकता हूँ कि यदि टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है तो ये यू डैश की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। तो अपन ने यू डैश की वैल्यू पहले निकाल रखी है, कहाँ से, गति के थर्ड समीकरण से। तो यहाँ पे अपन ने लिया था क्या वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर प्लस का क्या लिया था 2as, तो ये तो क्या मान लिया था अपन ने 0, यू डैश स्क्वायर था, ये क्या हो गया था माइनस का 2gh, तो यू डैश की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी 2gh स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये जो एक्स डैश की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी देखो माइनस का ओमेगा जी, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 4/3, तो ये 4/3 ऐसे का ऐसे। यू डैश क्यूब की वैल्यू रखनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2gh, एक बार तो ऐसे ugh क्यूब कितना आएगा 2gh की पावर 3/2 आएगा, तो 3/2 को मैं 1/2 और 1 में स्प्लिट कर सकता हूँ, तो 2gh यहाँ पे कितना रह जाएगा अपने पास 2gh का स्क्वायर रूट, और आगे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास कॉस लैम्डा, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास
जो जी क्यूब चल रहा था वो जी क्यूब ऐसे का ऐसे। अब देखो इसमें एक्स डैश इज इक्वल टू कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट होती है, तो ये 4/3 कितना हो गया, 4/3 का तो कितना हो जाएगा 8, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 8/3। यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो एक जी से एक जी सेकेंड जी, तो ये ओनली एक जी रह गया, तो 8/3 ओमेगा एच क्या रह गया अपने पास ओमेगा एच, और साथ में क्या हो जाएगा ये जो जी बचा है क्या मैं इसके अंदर भेज सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 2gh अपॉन में जी स्क्वायर होगा, 2gh अपॉन में जी स्क्वायर होगा, तो जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी अपने पास 2gh अपॉन में जी स्क्वायर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस का 8/3 ओमेगा एच, और यहाँ पे कॉस लैम्डा, और साथ में क्या हो जाएगा 2h अपॉन में जी का स्क्वायर रूट, यानी ये वाली जो फाइनल वैल्यू आएगी वो अपने पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ये वाली टर्म आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा किसमें, माइनस वाली डायरेक्शन में, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा माइनस वाली डायरेक्शन में ही होगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया -8/3 ओमेगा एच कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट में 2h अपॉन में जी। तो ये इसका क्या है फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये वाली जो पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये पार्टिकल ऊपर गया, मान लो ये पार्टिकल ऊपर गया यहाँ से वापस नीचे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट -i कैप डायरेक्शन, यानी ये डिस्प्लेसमेंट -i कैप, यानी मैं लिख सकता हूँ पार्टिकल ऊपर गया था तो मेरे पास जो अपने पास पहले वाली टर्म आई थी ये वाली पार्टिकल नीचे से ऊपर गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस ऊपर जाके नीचे आया तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये इसका क्या कहलाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा माइनस का 8/3 ओमेगा एच कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 2h अपॉन में जी आ जाएगा। तो ये वाली जो फाइनल वैल्यू है वो बताएगा अपने पास कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। तो अपन ने देखा कि कोरियोलिस फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट देखे। फर्स्ट देखा था कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स कैसे वर्कआउट करता है, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेबल रहता है। अपन ने कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला निकाला था Fc इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस का v डैश। ओमेगा का कंपोनेंट जो अपन पहले से लेते आ रहे हैं वो कंपोनेंट हर जगह आपको यूज़ लेना है, और जो भी आप केस लेते हो उसके अकॉर्डिंग उसका v होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो अपन ने देखा था कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो नदियाँ होती है, नदियाँ इस तरीके से मुड़ जाती है, क्या हो जाती है नदियों का कटाव हो जाता है भूमि की वजह से, वो किसका इफेक्ट है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है। चक्रवात का निर्माण होता है, जो हवा के जो मिट्टी के कण होते हैं वो सर्पिलाकार गति करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ सर्पिलाकार गति करते हैं यानी शार्प फॉर्म में गति करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पे जो सर्पिलाकार गति मिट्टी के कणों की होती है, हवा की होती है, वो भी किसका इफेक्ट है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है। यदि मैं नीचे से पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूँ, यदि मैं नीचे से पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूँ तो वो पार्टिकल क्या होता है, तो मैं यदि नीचे से पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूँ तो पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा, वापस ऊपर से नीचे आएगा, तो उसका जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है वो कहाँ आएगा, सारा का सारा पश्चिम में आएगा। ऐसे पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो वो सारा कहाँ आएगा पूर्व में आएगा। तो उन सारे केस की स्टडी मैं एक बार आपके सामने रखता हूँ। तो अपन बात करते हैं किसकी, एक सारों की स्टडी की बात करते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट था, देखो इफेक्ट क्या क्या था, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इफेक्ट क्या क्या पढ़ा अपन ने, कुछ इफेक्ट पढ़े। तो फर्स्ट तो क्या पढ़ा अपन ने, फर्स्ट क्या पढ़ा नदियों का मुड़ना, फर्स्ट क्या पढ़ा नदियों का मुड़ना। तो मैंने कहा था कि जो नदियों का कटाव होता है या चक्रवात का निर्माण होता है तो वो किसका इफेक्ट है, यानी मैं कहता हूँ कि ये नदियाँ कुछ इस टाइप से चल रही थी, ये वाला आपने भी देखा होगा, जनरली डेली लाइफ में भी देखते हो कि यदि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, पानी जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ है उसी डायरेक्शन में ही चलता रहता यदि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। बट अपन को पता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से उस पर कोरियोलिस फोर्स वर्कआउट करता है, क्या करता है कोरियोलिस फोर्स वर्कआउट करता है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि यदि कोई भी पार्टिकल या इसमें इस टाइप से कोई पानी बह रहा था, क्या बह रहा था, इस टाइप से कोई पानी बह रहा था, और ये नदी इतनी बड़ी है तो ये वाला जो पानी है, ये वाला क्या है जो पानी है, वो पानी कैसे मुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से हल्का सा मुड़ जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि कहीं भी एक बड़ी सी नदी होती है, बड़ी सी रिवर होती है, उसमें पानी यदि एकदम फ्लो में चलती है तब तो वो पूरा भरा हुआ आपको दिखेगा, बाकी देखना कि उसमें पानी की मात्रा कम है,
क्या है, पानी की मात्रा कम है। बारिश के दिनों में भी आपने नदी देखने गए होंगे, रिवर देखने गए होंगे, वहाँ देखा होगा कि पानी की मात्रा कम है, तो पानी कभी भी ऐसे जाकर ऐसे तो नहीं मुड़ता। देखा है क्या कभी पानी ऐसे मुड़ता है? नहीं मुड़ता। पानी जैसे ऐसे चल रहा है तो वो हमेशा ऐसे ही मुड़ेगा। क्या मुड़ेगा? ऐसे ही मुड़ेगा। यानी मैंने जो ये पानी के मुड़ने की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इस टाइप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी या पूरब दिशा में होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये नदियों का कटाव, भूमि का कटाव या कोरियोलिस बल का इफेक्ट भी मान सकते हैं इसे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पानी है या जो रिवर में पानी बहता है, पानी मुड़ने की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ नदियों का कटाव या पानी का मुड़ना। तो एक तो हो जाएगा कि नदियों का मुड़ना, एक तो ये इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या है अपने पास? दूसरा इफेक्ट है चक्रवात का निर्माण। दूसरा इफेक्ट क्या है अपने पास? चक्रवात का निर्माण। और मुझे पता है कि चक्रवात का निर्माण कैसे किया था अपन ने, कि जब भी कोई पार्टिकल होता है या मिट्टी के कण होते हैं वो क्या करते हैं, सर्पिलाकार गति करते हैं। क्या करते हैं? सर्पिलाकार गति करते हैं। तो अपन ने देखा था कि कुछ इस टाइप की डायरेक्शन लेती और इसमें जो ये डायरेक्शन लेती वो इस टाइप से लेती। क्या लेती? इस टाइप से लेती। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये सर्पिलाकार गति इस टाइप से करेगा। तो मिट्टी के कण जो गति करते हैं वही क्या होती है, सर्पिलाकार गति होती है। किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और यदि ये सर्पिलाकार गति में कन्वर्ट हो गई, यदि मिट्टी के कण हवा के साथ में सर्पिलाकार गति में कन्वर्ट हो गए, मतलब आपने देखा होगा बवंडर जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हवा का घूमना, चक्रवात का आना वो मिट्टी के कण को घुमाता है, तो वो इस टाइप से कोरियोलिस फोर्स का ही क्या होता है, इफेक्ट होता है। थर्ड अपन ने देखा कि यदि कोई कण को ऊपर से नीचे फेंका जाए, कण को ऊपर से नीचे फेंका जाए, कण को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो इसमें कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा। तो वो अपन ने देखा था कि यदि पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, क्या करते हैं, पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ से फेंकता हूँ, कहाँ, नीचे फेंकना है। यदि मैं कहता हूँ कि पार्टिकल आना तो यहाँ पे चाहिए था, क्या, पार्टिकल आना तो यहाँ पे चाहिए था, बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल वहाँ पर नहीं आया। वो पार्टिकल कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और डिफ्लेक्ट होकर वो पार्टिकल कहाँ आ रहा है, वो पार्टिकल यहाँ ना आकर वो पार्टिकल कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, या उस पर एक कोरियोलिस फोर्स वर्कआउट करेगा जिसकी वजह से उसका पथ चेंज हो जाएगा और वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। और वो विस्थापित कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। यानी ये क्या हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टिकल आना यहाँ पर चाहिए था और पार्टिकल आ कहाँ रहा है, ये। तो ये अपन ने वैल्यू निकाली थी किसकी, एक्स डैश की। तो यदि मैंने देखा कि पार्टिकल को नॉर्थ हेमिस्फीयर से ऊपर से नीचे फेंका जाए, पार्टिकल को नॉर्थ हेमिस्फीयर से उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ हो जाता है, पूरब दिशा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, पूरब दिशा में हो जाता है, यानी ईस्ट में हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ईस्ट के लिए मैंने डायरेक्शन जो डिफाइन की है वो क्या की है, आई कैप की है। फिर मैं कहता हूँ कि यदि यही पार्टिकल या पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकने का तरीका यदि साउथ हेमिस्फीयर में हो, क्या हो अपने पास, साउथ हेमिस्फीयर में हो या दक्षिणी ध्रुव में हो, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि दक्षिणी ध्रुव में है तो वो पार्टिकल यहाँ से जाएगा। दक्षिणी ध्रुव में होने का पार्टिकल आना तो यहाँ पे चाहिए था, बट वो आ कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल उत्तरी ध्रुव में होता है तो उसके कोरियोलिस फोर्स की वजह से पार्टिकल पूरब दिशा में विस्थापित हो जाता है। यदि वो पार्टिकल ऊपर जाके, यदि वो पार्टिकल दक्षिणी गोलार्ध में है, ये तो क्या है अपने पास, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, किस में है, नॉर्थ में, और ये वाला किस में है अपने पास, साउथ में। ये यदि कोई पार्टिकल नॉर्थ में है या साउथ में है तो इसमें जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इतना विस्थापित, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप, यानी उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है तो पार्टिकल ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, और यदि साउथ में होता है तो पार्टिकल का वेस्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर अपन ने जो फोर्थ इफेक्ट पढ़ा है, जो अभी पढ़ा अपन ने, कि कोरियोलिस फोर्स को नीचे से ऊपर फेंका जाए, पार्टिकल को कहाँ फेंका जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए। तो मुझे पता है कि यदि कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है, यदि कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, यदि कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर गया, मैं कहता हूँ कि ये पार्टिकल नीचे से ऊपर गया, तो पार्टिकल वापस कहाँ आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि पार्टिकल यदि उत्तरी गोलार्ध से फेंका गया है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी इतना इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, वो एक्स डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स डैश। तो मैं कहता हूँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, वापस नीचे आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स डैश।
तो मैं कह सकता हूँ कि इसका यदि उत्तरी गोलार्ध में था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में था, तो पार्टिकल का जो कण का विस्थापन हुआ वो कौन सी दिशा में हुआ? पश्चिम में हुआ। कौन सी दिशा में हुआ? पश्चिम दिशा में हुआ, यानी कौन में हुआ? वेस्ट में हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि पार्टिकल को उत्तरी गोलार्ध में फेंका जाता है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा किस साइड होगा? वेस्ट में होगा। ऐसे यदि मैं कहता हूँ कि यही पार्टिकल, ये तो नॉर्थ में था, यदि यही पार्टिकल कहाँ होता? साउथ में होता, यानी साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में होता। यदि वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल है, यदि वो नीचे जाके, यदि वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और यदि वो वापस नीचे आएगा तो उसका जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ये जो फोर्स के इफेक्ट है वो आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चन में, स्मॉल क्वेश्चन में, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका इफेक्ट पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका इफेक्ट पूछा जा सकता है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनेंगे उस पर इफेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये सारी वैल्यू अपन यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो अपन ने ये सारे कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट पढ़े हैं कि पार्टिकल ऊपर जाता है तो क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है तो क्या होता है? साउथ हेमिस्फीयर में होता है तो क्या होता है? पार्टिकल को ऊपर से नीचे यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर से फेंका जाए तो क्या होता है? साउथ हेमिस्फीयर से फेंका जाए तो क्या होता है? नदियों का मुड़ना कैसे होता है? चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? ये सारे के सारे किसके इफेक्ट थे? कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट थे। अब इसके आगे का अपने पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है फोकल पेंडुलम। तो फोकल पेंडुलम भी कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ही कहलाता है। एक पेंडुलम होता है जो एक सिंपल पेंडुलम होता है, उसी टाइप का एक पेंडुलम होता है जो कोरियोलिस फोर्स उस पर इफेक्ट डालता है और उससे मैं कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी पृथ्वी का जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, पृथ्वी का जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, उस ओमेगा को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अभी अपन ने ये सारे केस देख चुके कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट। अब जो फोकल पेंडुलम इस चैप्टर का और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा, उस फोकल पेंडुलम को अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।